हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जर्नल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। दिसंबर के लिए ऑलरेडी फ्री बैच चल रहा है, जिसमें आपको दोनों पेपर्स का यूनिट 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में यूट्यूब पे क्लासेस कंडक्ट होती हैं। आपको पीडीएफ नोट्स इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। मॉक टेस्ट यानी डेली बेसिस पे कंडक्ट होता है, वो भी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। सो जस्ट आपको करना क्या है, आपको एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। इन शॉर्ट दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको मिल जाएगा। सो जैसे आपको पता है, आज हमारे पेपर 1 की क्लास है। पेपर 1 में हमने यूनिट 4 स्टार्ट की है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन का हम ऑलरेडी काफ़ी सिलेबस कवर अप कर चुके हैं। जो बेसिकली आज हमने करना है वो हमने बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का टॉपिक को कंटिन्यू करना है। सो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली 162 पेज के अप्रॉक्स शिफ्ट होते हैं, जहाँ तक हमने ऑलरेडी किया हुआ है। फिजिकल बैरियर्स हमने कर लिए थे। हाँ, हमने करने हैं स्टार्ट कल्चरल एंड इंटरपर्सनल बैरियर से। देखो, जो कल्चर, अब आपको पता है कम्युनिकेशन में अलग अलग तरह के बैरियर्स आ रही हैं, ये चीज़ पूरी शॉर्ट है, ठीक है। बैरियर्स की अलग अलग टाइप्स हैं। हमने कल जिसमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल और हमारा जो नॉर्मल बैरियर्स होते हैं जो और अराइज होते हैं, उनको हमने कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं कल्चर और इंटरपर्सनल बैरियर्स। देखो, हर बंदा यानी बीइंग एन इंडिविजुअल, वो एक कल्चर से बिलोंग करता है। जिस कल्चर से वो बिलोंग करता है, उसके अपने नॉर्म्स, उसकी अपनी वैल्यूज, उसके अपने बिलीव्स, यानी उनकी अपनी मान्यताएं हैं, ठीक है। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं बैरियर्स को बना सकते हैं, जो कल्चरल बैरियर्स होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कल्चर के डिफरेंसेस। ये पॉइंट यही बताता है, यानी हर एक बंदा एक डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करता है। जिस कल्चर से वो बिलोंग करता है, उसके अपने नॉर्म्स होंगे, अपने रूल्स होंगे, अपनी मान्यताएं होंगी, अपनी वो मतलब बिलीव्स होंगी। कहने का मतलब ये, देखो, जो कल्चर से हम बिलोंग करते हैं ना, उसमें कई चीज़ें ऐसे हैं जो पुश्तों से चलती आ रही हैं, वो हर कल्चर की डिफरेंट होती है। अब जब ये चीज़ें, जब दो इंटर कल्चर बंदे, मतलब एक कल्चर से दूसरा दूसरे कल्चर से, जब वो एक दूसरे से बात करते हैं ना, तब देखो, कई चीज़ें किसी कल्चर में किस तरीके से होती हैं, कई चीज़ें दूसरे कल्चर में अलग तरीके से होती हैं। सो जब वो आपस में बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे ना, कई बार मैसेजेस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ एक कल्चर में और कुछ उसका मतलब होता है, दूसरे कल्चर में और कुछ मतलब निकल जाता है। आप चीज़ों को गलत समझ सकते हो, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। इवन कई बार कल्चर्स, जो अलग अलग कल्चर्स में बॉडी क्यूज भी अलग होते हैं, यानी अगर आप एक फेशियल एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो, माइट में वो पॉजिटिव हो पहले कल्चर में, और दूसरे बंदे, जिस कल्चर के बंदे को आपने उसको कम्युनिकेट किया, उसके कल्चर, जिस कल्चर को दूसरा बंदा बिलोंग करता है, उसमें माइट भी वो नेगेटिव हो, यानी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। सेकेंड आता है स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडाइज। जो आपके स्टीरियोटाइप्स, यानी जो पुरानी, मतलब जो आपकी पुरानी सोच है, जो बाइसेस हैं, जो प्रीजुडाइसेस हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस क्रिएट कर सकते हैं। यानी ये अगर आप ना पुराने दिमाग में चीज़ें, मतलब पुराने टाइम की चीज़ें अपने दिमाग में लेके चल गो ना, कई बार आप क्या है ना, जो आपकी फाइंडिंग्स होती हैं या आपके जो कम्युनिकेशन मैसेज, आप उनको जनरलाइज नहीं कर सकते, अजम्पशंस गलत हो सकते हैं, यानी बिहेवियर डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है। मतलब अगर पिछड़ी सोच होगी ना, उससे कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस आएगी ही आएगी, क्योंकि जो अगर आप सोच अपनी पिछड़ी रख रहे हो, तो उससे एटीट्यूड क्रिएट अलग अलग होगा। माइट भी अगले बंदे का नेगेटिव एटीट्यूड होगा, आपका जितना मर्जी पॉजिटिव इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड हो, नेगेटिव एटीट्यूड को आप ओवरकम कर ही नहीं पाओगे। थर्ड आता है पावर डायनामिक्स। देखो, पावर इम्बैलेंसेस होते हैं रिलेशनशिप्स के बीच में, हिरार्किकल स्ट्रक्चर्स के बीच में। मान लो, अगर एक तो आप नॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने दोस्त के साथ, अगर ये सेम कम्युनिकेशन आप अपने हेड, अपने ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर के साथ कर रहे हो, आपकी पावर अलग है, उसकी पावर अलग है, यानी पावर डायनामिक्स चेंज होंगे। सो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्रिएट कर सकती। कई बार देखो, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो सबसे लोअर लेवल पे, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते अपने टॉप लेवल के बंदों को, यानी वो ओपन डिस्कशन में नहीं इंगेज कर पाते, यानी उनको ऐसा डर लगता है कि अपने सीनियर के, बहुत बंदे ऐसे हैं जिनको अपने बड़े पावर के बंदों के साथ बात करने में डर लगता है। सो ये चीज़ पावर डायनामिक्स के कारण होती है। चौथा आता है लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन क्लाइमेट। देखो, जिससे आप बात कर रहे हो, आप अगर आपको उस पर 1% भी भरोसा है ही नहीं, यानी आपको उसकी बात पे कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो आप कभी उसकी बात सुनोगे नहीं, कभी उसकी बात समझोगे नहीं, कभी उसकी बात मानोगे नहीं। सो ये चीज़ नेगेटिव कम्युनिकेशन को लीड करती है। मतलब वो बोली जाए, उसकी बातें सारी आपके लिए फिजूल है, क्योंकि आपको उसके पर भरोसा ही नहीं है। सो ये भी कहीं ना कहीं एक आपका कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है।
नेक्स्ट आके आते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर्स क्या होते हैं। देखो लिंग्विस्टिक बैरियर लैंग्वेज के साथ रिलेटेड होंगे, मतलब आपका सबसे पहला आता है इसमें लैंग्वेज डिफरेंसेस। देखो बीइंग इंडिया अ मल्टी कल्चर और मल्टीलिंगुअल कंट्री, हर बहुत सारी लैंग्वेजेस इंडिया में यूज़ की जाती हैं। मान लो अगर एक कोई नॉर्थ का बंदा साउथ में घूमने गया, यानी साउथ में आपकी यानी उनकी अपनी साउथ इंडिया अपनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे केरल में उनकी अपनी होगी, अपनी आंध्र प्रदेश में अपनी होगी, और जो आपका कन्याकुमारी उसमें अलग होगी, ठीक है। सो वहाँ पे अगर नॉर्थ के बंदे को या तो इंग्लिश है कॉमन लैंग्वेज, एक बार उसको साइड रख दो, मतलब अगर वो घूमने जाता है, अगर उसको उनकी लैंग्वेज नहीं आती या उनको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे। सो ये कहीं ना कहीं ये एक चीज़ हिंड्रेंस बन जाती है। इवन कई बार आपको चीज़ें समझ नहीं आती, कई वर्ड्स आपकी लैंग्वेज के पॉजिटिव होंगे उनको नेगेटिव लग जाएंगे, उनकी लैंग्वेज के पॉजिटिव होंगे तो आपको नेगेटिव लग जाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है। देखो जो ये क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है ना, ये मेथड है कि लैंग्वेज को एनालाइज करने का, जिसका मेन फोकस है कि आप लैंग्वेज किस तरीके से उसको यूज करके पावर रिलेशंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, सोशल आइडेंटिटीज बना रहे हो। मतलब आप अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हो, किस वो आपकी पावर जो आपके पास है, यानी मतलब आप अपने हाथ में जो आपकी बोली है, यानी जो आपकी जुबान है, जो आपकी लैंग्वेज, आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो अपने रिलेशंस बनाने के लिए या आइडेंटिटीज बनाने के लिए। जब हम उसको एनालाइज करते हैं, और उसको एनालाइज करने के लिए जो मेन मेथड है उसे क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट जो कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस का है वो है टर्न टेकिंग, जो पेपर में अनगिनत बार पूछा गया है। देखो टर्न टेकिंग क्या है, बेसिकली इट रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीकिंग टर्न्स इन कन्वर्सेशन एंड डिस्कोर्स। देखो कई बार हम बात करते करते मोड़ ले लेते हैं, यानी जब हम बोल रहे हैं, जब हम किसी बंदे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, हमारी कन्वर्सेशंस कई बार इधर चली जाती है, कई बार उधर चल जाती है। मतलब मेजर टॉपिक से आप कई बार टर्न लेके दूसरे टॉपिक पे चल जाते हो, फिर टर्न लेके तीसरे टॉपिक पे, फिर सेम टॉपिक, यानी ये सारी टर्न टेकिंग को ये मेजर एस्पेक्ट है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस का, ठीक है। अब नेक्स्ट लिंग्विस्टिक बैरियर में हमारे पास आता है जार्गन एंड टेक्निकल लैंग्वेज। देखो अगर तो आप एक अनपढ़ बंदे के साथ हाई लेवल की इंग्लिश बोलोगे, बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड्स बोलोगे, तो आपकी कम्युनिकेशन यूजलेस, उसको समझ ही नहीं आएगी। या मान लो अब हम जैसे कॉमर्स फील्ड के हैं, अब आपके साथ कॉमर्स फील्ड के बंदे के साथ जब आप बात कर रहे हो, आप मेडिकल लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, आप अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम, इंग्लिश में बीमारियां होगी, यानी इन शॉर्ट मेडिकल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो आपको भी नहीं समझ आएगी। या मेडिकल के बंदे के साथ आप कॉमर्स में उसकी अपनी चीजें बोलो, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, या ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सारे कहीं ना कहीं जार्गन और टेक्निकल लैंग्वेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्टाइल। देखो कम्युनिकेशन स्टाइल्स अलग अलग होते हैं, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, हाई कॉन्टेक्स्ट, लो कॉन्टेक्स्ट, यानी जब आपके कम्युनिकेशन स्टाइल्स मैच नहीं करते हैं, अगले बंदे को समझ नहीं आते, तब भी आपका कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। टेक्नोलॉजिकल बैरियर में सबसे पहला कनेक्टिविटी इशू। मान लो मैं ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, अब हम इस लाइन क्लास को अगर लाइव ले जाए, मतलब लाइव कंडक्ट करें, आप लाइव उसको सुन रहे हो और बीच में नेट कनेक्शन उड़ गया, तो यानी दिस इज अ कनेक्टिविटी इशू। सो इसमें कॉल्स ड्रॉप हो जाती हैं, डिलेस आ जाते हैं, ट्रांसमिशन में मैसेजेस टाइम पे कन्वे नहीं होते, उनको समझ नहीं आते। नेक्स्ट आता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डिजिटल मैसेज। देखो जैसे आप अगर फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हो, अगर आपके कोई भी कारण अगले बंदे ने आपका मैसेज गलत समझ लिया, उसे मिस इंटरप्रिटेशन कहते हैं। सेम तरीके से डिजिटल मैसेजेस की भी मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है, ठीक है। ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, क्योंकि इनमें अब नॉन वर्बल यूज है, यानी टोन ऑफ वॉइस भी नहीं है, ठीक है। तो कई बार ये मैसेज आपके इंटेंशन कहने की और कुछ होती है, बट अगला और ही कोई इंटेंशन से समझ लेता है। मतलब आपने जस्ट रिक्वेस्ट की, सी अगले को धमकी लगी, तो बस काम खत्म आपका वहां पे। नेक्स्ट आता है ओवर रिलायंस ऑन डिजिटल कम्युनिकेशन। देखो अगर आप कम्युनिकेशन मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई कर रहे हो, मतलब एक हद तक रिलाई करना टेक्नोलॉजी पे ठीक है, अगर आप डिजिटल कम्युनिकेशन पे ओवर रिलाई करने कर रहे हैं, इससे एक तो क्या होगा, फेस टू फेस इंटरेक्शंस, कन्वर्सेशंस खत्म हो जाएंगी, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज रह जाएंगी आपको अच्छे से चीज़ों को समझने के लिए, कनेक्शंस आपके टूटेंगे, क्योंकि ऑनलाइन ही होता है। इससे एक बहुत नॉन वर्बल यूज तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन में तो वो यूज ही नहीं होंगे। सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन को हिंडर करती हैं, ठीक है। अब आगे ना उन्होंने एक पेपर में क्वेश्चन डाला था, उसको करते हैं साथ के साथ उन्होंने आपको एक लिस्ट में डिफरेंट कम्युनिकेशन बैरियर्स दे दिए, जो मैंने आपको अभी डिटेल में सारे करा दिए हैं। दूसरी लिस्ट में उन्होंने एग्जांपल्स दे दी थी, वो कहते हैं मैच करके बताओ विच बैरियर
कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच एग्जाम्पल या विच एग्जाम्पल कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच बैरियर, जैसे मर्जी समझ लो। सबसे पहला आपके पास साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, वो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं पुअर रिटेंशन में। यानी देखो जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, दिमागी बैरियर होते हैं, कॉग्निटिव और इमोशनल एस्पेक्ट्स इंडिविजुअल के इसमें इंक्लूडेड होते हैं। मतलब जो दिमाग में चल रहा है, क्या एटीट्यूड है, क्या है, वो सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता है, या उसका टेंशन है, फोकस है, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। सो पुअर रिटेंशन इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके बीइंग अ साइकोलॉजिकल बैरियर, क्योंकि अगर आप चीज़ों को, अगर आपने सुन ली बट आप उसको रिटेन नहीं कर पाए, तो आप उस चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। अगर आप चीज़ें समझ भी लेते हो, होप सो उसकी मतलब माइट होप उसकी मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। सेकेंड आता है ऑर्गेनाइजेशनल कॉरेस्पॉन्ड्स टू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। देखो जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, द बैरियर्स दैट आर रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये वो बैरियर्स हैं जो अराइज करते हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स क्या एग्जिस्ट कर रही हैं, पॉलिसीज कौन सी फॉलो की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर क्या प्रिवेल कर रहा है। सो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। ये चीज़ भी आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हिंडर कर सकती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स और जो फंक्शंस वो डिपार्टमेंट्स कैरी आउट कर रही हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तीसरा आता है पर्सनल कॉरेस्पॉन्ड्स टू फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। अब आ गए पर्सनल बैरियर्स, ये होते हैं इंडिविजुअल लेवल बैरियर्स, यानी उसको डर है किसी के बात करने का, या उसको भरोसा नहीं अगले बंदे पे, ईगो है, मैंने इससे बात करनी नहीं, मैं बड़ा हूं, या वो मतलब कोई भी कारण अगर वो किसी दूसरे बंदे से बात नहीं कर सकता, तो वो पर्सनल बैरियर्स है। फियर ऑफ चैलेंज इसकी बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। यानी ये एक ऐसा पर्सनल बैरियर जब आप अवॉइड करते हो कि अपने बड़े के साथ आपने बात नहीं करनी है। मान लो एक वर्कर कंपनी के सीईओ के साथ बात नहीं डायरेक्टली करेगा, वो इस चीज को अवॉइड करेगा, तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं सेमेंटिक कॉरेस्पॉन्ड टू यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज। अब जो ये सेमेंटिक बैरियर्स है तब अराइज करते हैं जब आपके लैंग्वेज में डिफरेंसेस आ गए, दो बंदे कम्युनिकेट कर रहे हैं बट उनके लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, ठीक है, वो वोकैबुलरी अलग अलग यूज कर रहा है। मतलब एक बंदा बिल्कुल अनपढ़ है, उसको इंग्लिश समझ नहीं आ रही, दूसरा हाईटेक इंग्लिश यूज कर रहा है, चीज़ों के मतलब मैसेजेस के मतलब नहीं समझ आएंगे, चीज़ें नहीं समझ आएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, मिस इंटरप्रिटेशंस होगी। सो इसकी बेस्ट एग्जांपल है टेक्निकल लैंग्वेज। अगर आप एक लेमैन के साथ, नॉर्मल बंदे के साथ हाईटेक इंजीनियरिंग की लगा लो, या मतलब टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहे हो, मतलब बहुत सॉलिड वर्ड्स यूज कर रहे हो, तो ये एक तरीके का सेमेंटिक बैरियर, क्योंकि अगले बंदे को समझ ही नहीं, तो क्योंकि वो इन वर्ड्स के साथ फैमिलियर ही नहीं है, उसको टेक्निकल टर्म्स के मतलब ही नहीं पता, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे आते हैं हमारे क्रॉस कल्चरल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, ये पेपर में क्वेश्चन आया था। देखो क्रॉस कल्चर बैरियर्स राइज ही कल्चर डिफरेंसेस के कारण होते हैं, क्योंकि बंदे जो है अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, हर कल्चर के अपने वैल्यूज, अपने बिलीव्स, अपने नॉर्म्स है। सो जो ये बैरियर्स है, ये हमेशा जो आपकी परसेप्शन, जो आपकी सोच है, जो आपकी वैल्यूज है, जो रूल्स और रेगुलेशंस है, जो लैंग्वेज ऑफ कल्चर आपका यूज कर रहा है, उनमें जो डिफरेंसेस आते हैं उनके कारण ही होते हैं। अब उन्होंने एक वर्ड दिया था, परसेप्शन ऑफ पीपल। This is one of the most important cross culture barrier in communication। उन्होंने आपको पहले कल्चर बैकग्राउंड्स का मतलब बता दिया था, उन्होंने फिर आपको ऑप्शन दिए थे, उन्होंने कहा था चूज करके बताओ इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट। नो डाउट वहां पे दूसरे भी बैरियर्स थे, वो कल्चरल बैकग्राउंड के ही थे, ठीक है, बट उन्होंने कहा था आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चूज करके बताओ। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था परसेप्शन ऑफ पीपल। देखो एक बंदा दूसरे बंदे को किस नजरिए से देखता है, यानी हाउ पीपल परसीव अदर्स इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर ओन कल्चर बैकग्राउंड। यानी आप अगर दूसरे बंदे को देख रहे हो, दूसरे बंदे को आपका देखने का नजरिया क्या है, ये आपको आपका कल्चर बताएगा, क्योंकि आप उस कल्चर में पले बढ़े हो, यानी आप उसकी वैल्यूज बिलीव्स आपके दिमाग में फिट है। सो आप उनको यूज करके ही दूसरे बंदे को देखोगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जो बंदे अलग अलग कल्चर से हैं, वो उनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं दूसरों के कल्चर की पॉलिसीज को लेके, और इवन वो दूसरे बंदों को ही अलग लेवल पे कंसीडर करते हैं, ठीक है, समझिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मेजर टॉपिक आता है कि आपको कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम कैसे करना है, इनको खत्म कैसे किया जाए। देखो ये चीज मैं आपको वैसे ऑलरेडी पहले भी करवा चुका हूं, एक बार फिर कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक्टिवली लिसन करना पड़ेगा। देखो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म करना चाहते हो, बैरियर्स खत्म करना चाहते हो, सबसे पहले ये कोशिश करो आप अगले बंदे को ध्यान से सुनो, क्योंकि सबसे ज्यादा बैरियर्स राइज ही तब होते हैं जब आप अगले बंदे को सुनते नहीं। जितना एक्टिवली सुनोगे उतनी चीजें अच्छे से समझ आएंगी, क्वेश्चंस पूछ सकोगे, उनकी क्लैरिफिकेशंस आपको मिलेंगी।
तभी आप अच्छी मैसेज की समझ ला पाओगे, एम्पैथी बनेगी और एक तरह से ट्रस्टेड बॉन्ड बन जाएगा आपका अगले बंदे के साथ। दूसरा, क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हो या ट्राई करो, आपका मैसेज क्लियर, कंसाइज, प्रिसाइज होना चाहिए। मतलब बड़ी बड़ी फेंको मत, मतलब बड़े बड़े मैसेजेस मत दो, बिल्कुल शॉर्ट में, क्लियर में चीजें बताओ, कोई टेक्निकल लैंग्वेज ना यूज करो। मतलब नॉर्मल जब हम बात करते हैं, मतलब कहने का फुकरी मत मारो, ठीक है, यानी आपकी ईगो नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल वे में कम्युनिकेशन करो। तीसरी जाती है कल्चर सेंसिटिविटी। देखो, अगर दूसरे को इज्जत दोगे तभी आपको इज्जत मिलनी है। अब ये तो चीज पूरी क्लियर, वो अगले कल्चर, उसका कल्चर डिफरेंट है, आपका कल्चर डिफरेंट है, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट उसके कल्चर के दोगे, आपको भी मिलेगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। यानी इससे जो कल्चरल बैरियर्स है ना, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज लाओ, अच्छे तरीके से चीजें क्लियर करो। कोई अगर आपकी चीज ऐसी है जो दोनों कल्चर में डिफरेंट है, तो ट्राई करो उस पर बैलेंस बना के एक्सप्लेनेशन दी जा सके, ठीक है। अब आगे उन्होंने एक क्वेश्चन आया था पेपर में, उन्होंने कहा था आपको कल्चरल बैरियर्स उन्होंने जो कम्युनिकेशन में आते हैं वो दे दिए थे, वो एक्सपर्ट्स के द्वारा लिस्ट बने, वो कहते हैं तो उसको सीक्वेंस में अरेंज करके बताओ। तो देखो, सबसे पहले उसमें सेमेंटिक बैरियर्स आते हैं, फिर वर्ड कनोटेशंस आती हैं, तीसरे नंबर पे आपकी टोन, बोलने की वॉइस कैसी है, उसमें जो डिफरेंसेस हैं, आपकी टॉलरेंस जो है, मतलब डिफरेंस इन टॉलरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, लास्ट आता है मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब देखो, जो आपके सेमेंटिक बैरियर्स है वो तो सबसे बेसिक टाइप है कल्चर बैरियर की, यानी जो ये आपके जो कल्चर में डिफरेंसेस है उसके कारण अराइज होते हैं, क्योंकि कई बार सेम वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग्स होता है। जो आपकी वर्ड कनोटेशन है, ये एक सेमेंटिक बैरियर का ही सबटल है, ठीक है। ये तब अकर होती है जब जो बंदे डिफरेंट कल्चर से हैं वो एक ही वर्ड को अलग अलग एसोसिएशन दे देते हैं। मतलब एक वर्ड आपकी लैंग्वेज में उसका मतलब अलग है, दूसरी लैंग्वेज में उसका मतलब अलग होगा। तीसरा आता है टोन डिफरेंसेस, यानी ये बीइंग ये ना एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप है, यानी जब आप अपनी वॉइस ऊपर नीचे करते हो ना, यानी जो आपकी टोन है बोलने की, वो अलग कल्चर्स में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। चौथा आता है डिफरेंसेस टॉलरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ये भी एक कल्चरल बैरियर जो लीड करता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, यानी इससे आप चीजों को गलत लेते हो, यानी जो कई बार ये जब आप इस चीज पे चल रहे हो आप दूसरे के कल्चर की चीज को गलत ले लोगे। सो लास्ट आता है मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये भी एक कल्चरल बैरियर जो लीड करता है मिसअंडरस्टैंडिंग। जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग तब होती है, यानी बंदे अब डिफरेंट कल्चर्स को, उनको कॉन्फ्लिक्ट नहीं रिजॉल्व करना, मतलब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया वो उसको बढ़ा देंगे, कम नहीं कर पाएंगे, उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चौथा मेन ओवरकमिंग आती है एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो, जितनी सहानुभूति अगले को दिखाएगा, सेम सहानुभूति वो आपको दिखाएगा, यानी अगर एम्पैथी दिखाओगे, इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाओगे, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगी। इससे आप अगले बंदे की इमोशंस देखो, उसका नजरिया भी देखो, उसका एक्सपीरियंस समझो, सेम वे में वो ये चीजें आपकी भी देखा, इससे ना कनेक्शन बनेगा, ट्रस्ट बन जाएगा, ओपन डायलॉग हो पाएगा। एक्टिव फीडबैक एंड कंफर्मेशन, अगर आपने एक मैसेज दे दिया, जैसे देखो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं हर 5 मिनट बाद आपका पूछ रहा हूँ समझ आया या नहीं आया, आप रिप्लाई दो। अगर आप फीडबैक दोगे तभी चीजें पता चलेगी। अगर आपने कम्युनिकेशन किया, अगले बंदे से लो फीडबैक, अगर वो सेंडर है तो खुद फीडबैक दो, जब फीडबैक आएगी चीजें समझ आएंगी, यानी फीडबैक के थ्रू ही पता चलेगा कि मैसेज आपको समझ आया या नहीं आया। अगर समझ आया तो इंटेंशन उसकी सेम थी या अलग थी, ठीक है। अब आगे आती हैं स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस मैंने आपको पहले भी करवाया। देखो, सबसे पहली जो स्टेज है कम्युनिकेशन, यानी वो इसमें ना सीरीज ऑफ स्टेप लिए जाते हैं। अगर आपने बात करनी है किसी दूसरे के साथ, यानी आपने अगर कम्युनिकेट करना है दूसरे बंदे के, सबसे पहले मैसेज को इनकोड किया जाता है, यानी जब मैसेज की इनकोड करोगे उसके बाद उसकी ट्रांसमिशन की, यानी उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है थ्रू अ चैनल और मीडियम दूसरे बंदे के साथ। फिर जो रिसीवर है वो उसकी रिसेप्शन करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा, फिर वो उसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद जो भी उसको मतलब समझ आए उसके बेसिस पे वो आपको फीडबैक दे देगा। लास्ट में आता है इनहेंसिव कम्युनिकेशन। ये सबसे बड़ी बात है, अगर कम्युनिकेशन परफेक्ट चाहिए तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज करो। मान के चलो आपकी चीजें पहली बार में समझ आनी चाहिए, जितना साफ बोलोगे, कंसाइज बोलोगे, प्रिसाइज बोलोगे, उतनी ही कम्युनिकेशन आपकी इफेक्टिव होगी, ठीक है। सो ट्राई करो, जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी आप अच्छे से अडैप्ट कर पाओ उतनी ही अच्छी बात है। लास्ट आता है क्रिएटिंग अ पॉजिटिव कम्युनिकेशन क्लाइमेट। देखो, जहां पे कम्युनिकेशन की जाती है, अगर वहां की सराउंडिंग्स या एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो कम्युनिकेशन का मैसेज कभी भी समझ नहीं आएगा। सो जितना हो सके एक ऐसी एनवायरनमेंट बनाओ, एनवायरनमेंट ट्रस्ट की होनी चाहिए, रिस्पेक्ट की होनी चाहिए, ओपन डायलॉग की होनी चाहिए। मतलब दूसरे को इज्जत दो, वो आपको इज्जत देगा, उसके जो वो बोल रहा है उसको पूरी तवज्जो दो, वो आपको बोलने की तवज्जो देगा। यानी जितनी पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगी उतने ही हर्डल्स ओवरकम हो जाएंगे, उतनी ही कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको कंक्लूजन में बताऊं तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत एसेंशियल है अगर आप सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हो और इंटरप्रिटेशन
इंटरेक्शंस करना चाहते हो, जितने भी बैरियर ना फिजिकल हो गए, इंडिविजुअल हो गए, सेमेंटिक हो गए, कल्चर हो गए, ट्राई करको इनको अलग अलग तरीके से ओवरकम किया जा सके। अच्छी कम्युनिकेशन स्टाइल्स अपनाओ, तभी आपकी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो पाएगी। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो आता है मास मीडिया एंड सोसाइटी का। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता नहीं कितनी बार पेपर में पूछा गया, सो इसको डिटेल में करते हैं। देखो जो मास मीडिया बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी को शेप करने में, आपका मीडिया ही आपकी, देखो दो जजमेंट्स होते हैं, एक जजमेंट कोर्ट देता है, दूसरा एक कोर्ट में ट्रायल होता है, दूसरा ट्रायल मीडिया में होता है। सो मीडिया का ट्रायल कई बार चीजें खराब भी कर देता है और कई बार खराब चीजों को सुधार भी देता है। सो जो मास मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी को शेप करने में और आपके पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने में। सो इसमें बहुत कम्युनिकेशन चैनल्स की जितनी भी डिफरेंट टाइप्स है वो सारी आ जाती हैं। टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, क्योंकि इनकी जो ऑडियंस की रीच है बहुत ज़्यादा वाइडर है। सो आपको जितने इनके कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स है जितने अच्छे से समझोगे, तभी आप मास मीडिया और सोसाइटी का आपस का रिलेशनशिप समझ पाओगे। सो सबसे पहले आता है मास मीडिया क्या होता है। देखो ये जो मास मीडिया ना, ये वो कम्युनिकेशन चैनल्स है जिनकी ऑडियंस की रीच बहुत वाइडर है, यानी ये लार्ज और डाइवर्स ऑडियंस को कवर अप करती हैं। इसमें आपके सभी फॉर्म्स आ जाएंगी ट्रांसमिशन की, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इवन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, जो भी आपके फेसबुक हो गया, जो आज के टाइम पे चल रहे हैं। अब इसके फंक्शंस क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है मास मीडिया। इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट की जाती है टू अ लार्जेस्ट ऑडियंस इन अ शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम। एजुकेशन दी जाती है, आजकल आपको पता है कि हमने स्वयं प्रभा और स्वयं किया था, उसमें एजुकेशन चैनल्स चल रहे हैं। एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, पिक्चर्स चल रही हैं, एंटरटेनमेंट होती है, यानी आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, यानी आप जहां पे पब्लिक डिस्कोर्स कर सकते हो। यानी इवन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मीडिया है, वो ऐसा वॉच डॉग एक्ट करता है। यानी अगर जो आपकी पॉलिटिक्स आ गए हैं, यानी जो इंडिविजुअल्स जो हायर लेवल अथॉरिटीज हैं, अगर वो कुछ भी गलत कर देते हैं तो मीडिया उनको 1 मिनट में उठा के बता देता है भाई इन्होंने आपके पब्लिक के अगेंस्ट चीजें की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सोशलाइजेशन एंड मास मीडिया। देखो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल्स हैं उनको वैल्यूज पता चलती हैं, क्या है बिलीव्स क्या है उनकी बनती हैं, उनके नॉर्म्स और बिहेवियर्स चेंज होते हैं, जिनको अप्रोप्रिएट कंसीडर किया जाता है एक सोसाइटी के अंदर। मतलब जब एक बच्चा बड़ा होता है, यानी वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जा रहा है, वो सोसाइटी में ही बढ़ता है। यानी जब वो सोसाइटी से इंटरेक्शन करके उसको उसकी वैल्यूज बनती हैं, बिलीव्स, नॉर्म्स, कल्चर्स बनते हैं, वो उसका सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। सो जो मास मीडिया ने यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करके उस प्रोसेस में, यानी जो आप सोसाइटी उसमें वैल्यूज, कल्चर वैल्यूज ट्रांसमिट कर रही है या उसके सोशल एटीट्यूड को चेंज कर रही है, उस पर सिग्निफिकेंट रोल मास मीडिया प्ले करता है। थर्ड आता है मीडिया इन्फ्लुएंस, सेकंड आता है मीडिया इन्फ्लुएंस ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। अब जो ये आपका मास मीडिया, ये आपकी जो आपकी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी बन रही है, यानी जो उसकी फॉर्मेशन हो रही है, जो उसकी ग्रुप आइडेंटिटी 2-3 इंडिविजुअल्स की बन रही है, उनको इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि कई ऐसे जो सोशल नॉर्म है, बीइंग अ सोसाइटल नॉर्म्स, जो आइडियल्स हैं या स्टीरियोटाइप्स, पिछड़ी सोचें चल रही हैं, वो मीडिया ही उनको प्रेजेंट करता है और रीइंफोर्स करता है। सो जो मीडिया की रिप्रेजेंटेशन है जेंडर को लेके, रेस को, एथनिसिटी को लेके, ये इंडिविजुअल की अपनी सेल्फ परसेप्शन और उसके सोशल परसेप्शन को इंपैक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है मीडिया एंड सोशलाइजेशन एजेंट। देखो मीडिया एज अ सोशलाइजेशन एजेंट भी सर्व करता है, क्योंकि देखो फैमिली, पीयर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो अपना काम करना है, उसके साथ साथ मीडिया भी बहुत कुछ करता है। यानी ये इंडिविजुअल्स को एक्सपोज करता है टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपको कई बार टीवी से या मीडिया के थ्रू ही अलग अलग नजरिए आपके दिमाग में पता चलते हैं। आपको पता चलता है कि भाई ये भी कल्चर एग्जिस्ट करता है, ये बड़ी चीज का उसका एक्सपीरियंस है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी वर्ल्ड की समझ पे इंपैक्ट डालता है। नेक्स्ट आता है मास मीडिया एंड पॉलिटिक्स। अब मास मीडिया और पॉलिटिक्स का क्या लेना, देखो इनका नाता तो बहुत स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग। सबसे पहले मीडिया तो एक फोर्थ एस्टेट है। जो मीडिया है ना, इतना क्रूशियल रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी बीइंग इन, खास करके इंडिया में इसे की एक फोर्थ स्टेट का नाम दिया गया। यानी कि गवर्नमेंट की पावर पे चेक करता है कि गवर्नमेंट अपनी पावर्स को मिसयूज तो नहीं कर रही, सिटीजन को चीजें बताता है कि पॉलिटिकल इश्यूज चल क्या रहे हैं। मतलब देखो अगर कोई भी पॉलिटिकल बंदे ने कुछ भी कर दिया ना, 2 सेकंड नहीं लगते, वो सभी जगह वाइल्ड फायर की तरह वो न्यूज फैल जाती है, पब्लिक डिस्क्लोजर होता है। सो जर्नलिस्ट एज अ वॉच डॉग है, मतलब गवर्नमेंट में हमने वॉच डॉग छोड़े हुए हैं, वो 1 मिनट में सुन के बता देते हैं
भाई ये गवर्नमेंट की पार्टी ये चीज़ कर रही है। सेकंड आता है मीडिया बायस एंड ऑब्जेक्टिविटी। देखो अगर वो वॉच डैग है, यानी जो इश्यू ऑफ मीडिया बायस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो मीडिया कई बार क्या करता है, उनकी अपनी पॉलिटिकल लीनिंग्स होती हैं, यानी वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं फ्रेमिंग और प्रेजेंटेशन में न्यूज स्टोरी। देखो आप कई बार आपको असलियत नहीं पता होती, आप तो मीडिया पे रिलाई करते हैं ना। कई बार मीडिया अगर तो वो सीरियस जो चीज़ हुई है उसको दिखाए तो वो अच्छा है, अगर वो मीडिया ने उसको अपनी फेवर में मॉडिफाई करके कुछ आपको अच्छा दिखा दिया तो माइट भी आप किसी गलत चीज को भी अच्छा समझ के इन्फ्लुएंस हो सकती हो, ठीक है। तीसरा आता है रोल ऑफ मीडिया इन इलेक्शन। देखो मीडिया जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब पॉलिटिकल कंपेन्स किए जाते हैं, इलेक्शंस आते हैं। बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, पीएम के होते हैं, सीएम के होते हैं, स्टेट वाइज आगे लोकसभा राज्यसभा बहुत इलेक्शंस होते हैं। यहाँ पे मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीडिया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जनरल सिटीजन को कि कैंडिडेट कौन कौन खड़े हैं, क्या कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, क्या उनके प्लेटफॉर्म्स है, क्या उनकी पॉलिसी है। सो मीडिया कवरेज कहीं ना कहीं आपके ओपिनियंस को, आपने किसको वोट डालने उसको शेप कर सकता है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। तीसरा आता है एजेंडा सेटिंग एंड फ्रेमिंग। चौथा जो मास मीडिया ना उसके पास इतनी पावर है कि वो पब्लिक ओपिनियन को शेप कर सकता है बाय सेटिंग द एजेंडा एंड फ्रेमिंग इशू। मतलब कई बार मीडिया इतना पावरफुल होता है, मतलब उसके रिप्रेजेंटेशन करने का, प्रेजेंट करने का तरीके पे डिपेंड करता है, चीजें वो अपने फेवर में लेके जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे आता है मास मीडिया एंड कल्चर। देखो मीडिया रिप्रेजेंटेशन, अब जो मास मीडिया ना वो इन्फ्लुएंस करता है और कल्चरल नॉर्म्स को शेप करता है, जो कल्चर वैल्यूज है उनको शेप करता है, क्या कल्चर में प्रैक्टिसेस की जाती है उनको मोल्ड करता है। देखो जो मीडिया रिप्रेजेंट करता है वो अलग अलग डाइवर्स ग्रुप्स रिप्रेजेंट करता है, कल्चरल इवेंट्स दिखाए जाते हैं, इवन सोशल इश्यूज जो आपके स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स कर सकते हैं, और जो आप चीजों की जो आप ऑलरेडी देखो कई चीजें आपको जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, चाइल्डहुड से एडल्टहुड जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपको पता चलती जाती है, बट उसकी असलियत आपको कई बार मीडिया के थ्रू पता चलती है, जब आप कुछ टाइम बाद वो चीजें सामने आती हैं। सेकंड आता है मीडिया एंड पॉपुलर कल्चर। मीडिया बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है पॉपुलर कल्चर को क्रिएट और डिसएमिनेट करने में। फैशन ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं वो आपको टीवी से पता चलते हैं, म्यूजिक कौन सा नया या फिल्म्स कौन सी नई बनी है या कोई भी एंटरटेनमेंट की फॉर्म है वो आपको मीडिया के थ्रू ही पता चलते हैं। यानी देखो जब कोई नई पिक्चर अब रिलीज होती है, पहले इंस्टाग्राम पे उसका एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर पोस्टेड आता है, तभी आपको पता चल रहा है ना। अब रिसेंट गदर 2 आई थी, उसकी कितनी बड़ी लेवल पे प्रमोशंस की गई है, ठीक है। सो ये मीडिया के थ्रू की जाती है। सेकेंड थर्ड आता है मीडिया एंड कंज्यूमरिज्म। इवन आपको जब कोई भी कंपनी न्यू प्रोडक्ट लेके आती है, वो एडवर्टाइजमेंट करती है, दैट इज थ्रू द मीडिया, तभी आपको पता चलता है ना भाई ये कंपनी के न्यू प्रोडक्ट लेके आई है। सो यहाँ से आपको बहुत नई जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रही है, जो नई सर्विसेज आ रही है, उनके बारे में पता चलता है, ठीक है। आगे आता है मास मीडिया एंड इकोनॉमी। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें एडवर्टाइजिंग एंड रेवेन्यू। देखो एडवर्टाइजिंग मास मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का सबसे सिग्निफिकेंट सोर्स है रेवेन्यू का। देखो सेम तरीके से ऐसे नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेम तरीके से मास मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, वो एडवर्टाइज करते हैं, उससे उनको रेवेन्यू आता है, वो उससे अपने खर्चे पूरे करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं और एक्सपैंड करते हैं। सिंपल एज इट इज, ठीक है। सो जो कंपनीज के अपने जो कंपनीज है, अब वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करवाते हैं। जो बॉलीवुड है वो अपनी जो आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, वो अपनी अगेन मास मीडिया को एड्स देके अपने आप की अपनी मूवीज को प्रमोट करवाते हैं। सो ये सारी चीजें उनके लिए एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सेकंड आता है मीडिया ओनरशिप एंड कंसंट्रेशन। अब जो ये आपकी मीडिया ओनरशिप और कंसंट्रेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है अगर आप मास मीडिया के इंपैक्ट को समझना चाहते हो कि इकोनॉमी में बढ़ क्या रहा है। सो जितनी कंसोलिडेशन होगी मीडिया ओनरशिप की, उतनी ही लिमिटेड डाइवर्सिटी होगी, उतने लिमिटेड व्यू पॉइंट्स होंगे, नजरिए भी उतने कम होंगे। सो ये चीज कहीं ना कहीं पोटेंशियली इन्फ्लुएंस कर सकती है जो आपका इन्फॉर्मेशन का फ्लो और आपका पब्लिक डिस्कोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन एंड मीडिया। अब जो ग्लोबलाइजेशन है उसने अपनी मीडिया की रीच को बहुत एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि अब मीडिया अकेला इंडिया तक सीमित नहीं रहा, आप इवन फॉरेन की न्यूज अपने इंडिया में देख सकते हो, इंडिया के की न्यूज फॉरेन में जा सकती है। सो ग्लोबलाइजेशन के मीडिया की रीच भी बहुत बढ़ गया। सो इसने कॉन्ग्लोमरेट कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट को अक्रॉस बॉर्डर्स, ठीक है। अब आपके इवन आपके हर कंट्री की न्यूज़ चैनल्स आपके इंडिया में रन कर रही हैं। आप इससे आपको दूसरे कल्चर्स के बारे में पता चल रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप अपने कल्चर्स को शेप कर रहे हो उनके अकॉर्डिंग। लोकल मीडिया इंडस्ट्रीज पे इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक आज के सेशन का हम करने चाह रहे हैं सोशल इंपैक्ट ऑफ मास मीडिया। अब हमने मास मीडिया इतना पढ़ लिया, उसका सोशल इंपैक्ट पड़ क्या रहा है। देखो सबसे पहले आता है सोशल चेंज एंड एक्टिविज्म। अब मास मीडिया कितना पावरफुल टूल है ये सोशल चेंज और एक्टिविज्म के लिए। देखो ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है, सोशल इश्यूज जो चल रही हैं,
पब्लिक सपोर्ट मोबिलाइज कर सकता है, अगर किसी कोई सोशल इशू अगर उसको पब्लिक सपोर्ट चाहिए वो दिलवा सकता है। जो दबे हुए बंदे हैं जिनकी इतनी संख्या नहीं है उनकी वॉइस बन सकता है। सो जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है सोशल मूवमेंट्स के दौरान। सेकेंड आता है मीडिया लिटरेसी। जो मीडिया लिटरेसी की आपकी एबिलिटी है कि आप कितना क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो, मीडिया मैसेजेस को इंटरप्रेट कर सकते हो। देखो मीडिया में सच भी है झूठ भी है, अब ये डिपेंड करता है कि वो आप सच और झूठ को पहचान पाते हो या नहीं पाते, यही मीडिया लिटरेसी है। सो जितनी मीडिया लिटरेसी स्किल्स आपके पास होती है उतना ही इंडिविजुअल्स को इंपावरमेंट मिलेगी कि वो मीडिया लैंडस्केप को अच्छे से देख पाएंगे, इंफॉर्मेशन इवेल्युएट की जाएगी कि वो सच है या नहीं, और डिस्क्लोज कर सकते हो कि रिलायबल सोर्स ये है और ये वाला अनरिलायबल सोर्स है, इस पर डिपेंड नहीं करना चाहता। नेक्स्ट आता है प्राइवेसी एंड एथिकल कंसिडरेशन। जो मास मीडिया वो कई बार एथिकल कंसर्न्स रिगार्डिंग प्राइवेसी भी ओरिजिनेट कर सकता है, यानी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, इजीली डिसैमिनेट हो सकती है, वो जो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आपका पर्सनल डाटा का लीक होना या आप एथिकल स्टैंडर्ड से अध्ययन कर रही हो या नहीं होना, इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन वो मीडिया में इजीली लीक हो सकती है। लास्ट आता है रेगुलेशंस एंड मीडिया के एथिक्स। देखो जैसे हर जगह में एथिक्स का होना बहुत जरूरी है, सेम तरीके में मीडिया में भी एथिक्स का होना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले आती है मीडिया रेगुलेशन। देखो मास मीडिया को भी रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इतनी रेगुलेशंस है जिसको मास मीडिया को अध्ययन करना पड़ता है। लॉस बनी है, रेगुलेशंस होगी कंटेंट के रिगार्डिंग, ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड यानी आप बच्चों को एडल्ट कंटेंट नहीं दिखा सकते, यानी ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं। यहाँ इस कल्चर में आपको ये चीजें नहीं आप दिखा सकते, सो एथिकल प्रैक्टिसेस इनको फॉलो करनी पड़ेंगी। सो रेगुलेशन का मेन यही है कि फेयरनेस हो, एक्यूरेसी बनी रहे और मीडिया का कंटेंट कंट्रोल में रहे। सेकंड आता है मीडिया एथिक्स। जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है प्रोफेशनल है उनको एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी एक्यूरेसी, फेयरनेस या ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। इंडिविजुअल की राइट्स और ड्यूटीज प्रोटेक्ट होंगी, उसकी प्राइवेसी और डिग्निटी प्रोटेक्ट होगी। सो जो एथिकल कंसिडरेशन है ये बहुत क्रूशियल है अगर आप मीडिया की या जो इंडियन मीडिया है उसका ट्रस्ट या क्रेडिबिलिटी बनाए रखना चाहते हो। सो अगर मैं आपको वाइंड अप करूं आज का सेशन, तो जो मास मीडिया बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में, पब्लिक ओपिनियंस होगी उनको शेप करना, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, कल्चर नॉर्म्स डेवलप किए जा सकते हैं, सोशलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है। सो मीडिया का प्लेटफॉर्म बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से डिसैमिनेट की जाती है, पब्लिक डिस्कोर्स अच्छा होता है, सो एंटरटेनमेंट के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, सो आप एक बार इसको पढ़ लो, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, क्विज भी आपको इंग्लिश और हिंदी चैनल में अवेलेबल है। सो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो। दोनों भी आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस यूनिट 1 से लेकर 10 तक दोनों पेपर्स का करवाया जाएगा। पेपर 1 जनरल पेपर जो सब सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, और पेपर 2 स्पेसिफिकली कॉमर्स का। सो जस्ट करना क्या है, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर लो। करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, कल फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।